दिल्ली मुद्दों पे कितनी बात, दिल्ली चुनाव से पहले कितनी कितनी बातें आई थी, कह रहे क्या नाम है, अगर केजरीवाल की सरकार आ गई तो मुसलमान इतने ताकतवर बन जाएंगे, आपकी बहन बेटियों को घर में से ले जाएंगे, तो मेरी सरकार क्या करेगी अगर मुसलमान हमारी बहन बेटियों को ले जाएं। उनका टारगेट जो है वो कभी हिंदू खतरे में है, कभी पाकिस्तान हमला कर देगा, कभी मुसलमान हमला कर देगा। और ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में भसला करके वो सारे SC ST OBC को अपने साथ लगा लेते हैं, वोट लेकर सरकार बना लेते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो फिर सबको 4-4 लात पड़ती है कि तू दलित है, तू चमार है, तू घटीक है, तू पासी है, तू नाई है, तू भंगी है, तू चूड़ा है। सबको बताया जाता है तुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुझे मस्जिद में नहीं घुसने दिया जाएगा, तू सरकारी अफसर है, तेरी CR खराब कर दी जाएगी, तू मुसलमान है, तुझ पे NSA लगा दिया जाएगा। तो बहन जी हैं, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे कांग्रेस है, अगर उनको ये लगता है, मैं तो नेता नहीं हूँ ना, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अगर उनको लगता है कि EVM में गड़बड़ है तो वो लोग आकर के प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग के घर ऑफिस का घेराव क्यों नहीं करते, वहाँ आकर के बैठे बहन जी 10 लाख आदमियों को लेकर के कहें कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। जब वही लोग इसको गलत नहीं मान रहे, एक दिन कह देने से चुनाव हार गए कि EVM में गड़बड़ है, तो ऐसे थोड़ी आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि EVM में गड़बड़ है तो उस आंदोलन को चलाइए ईमानदारी के साथ में, और अगर आप नहीं चला रहे हो तो इसका मतलब आप भी ये मानते हो कि EVM में कोई गड़बड़ नहीं है, आप सिर्फ अपने वोटर्स को हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हो कि EVM में गड़बड़ है। तो वो किसकी पार्टी से जीत करके गए, किसके टिकट से जीत करके गए, उन्हें अपने आका के प्रति पूंछ भी तो हिलानी है, उनको जो टुकड़ा डाल रहा है उसके प्रति भी तो पूंछ हिलानी है। हमको जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हमने चुन करके वहाँ भेजा है, अगर वो ईमानदारी के साथ में हमारी वोट के साथ में न्याय और मान सम्मान नहीं करेगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र में कि हम आवाज़ खड़ा करें, सवाल खड़ा करो, सवाल पूछें। और मैं कह रहा हूँ कि 131 जो सांसद बैठे हैं SC ST के, अगर वो आपकी आवाज़ नहीं उठाते तो SC ST को तैयार होना चाहिए टमाटर और टंडे लेकर के उनके घरों पर पथराव करने के लिए। क्या और भी बीजेपी में पूरी ऐसी फहरिस्त, बहुत बड़ी फहरिस्त है? देखिए ये आपको पता है, आपने खुद ही बता दिया। अब आपके जो सवाल है उसी में जवाब छुपा है। जो परवेज वर्मा और जो क्या नाम है अनुराग ठाकुर और वो एक दो कपिल मिश्रा, ये 3-4 लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। ये बीजेपी में भी लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जो दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग दिख नहीं रहे, भाषा बीजेपी की बोल रहे हैं, दूसरे दलों में वो भी बीजेपी नहीं पाल रखे हैं कि आप हमें गाली दो हम आपको गाली देंगे। तो ये लंबी लिस्ट है। बीजेपी का जो षड्यंत्र है, ये जो मनुवादी षड्यंत्र है, ये एक अपने प्लानिंग के तरीके से काम कर रहा है और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अभी चाहे परवेज वर्मा का बयान ले लो, चाहे अनुराग ठाकुर का ले लो, चाहे कपिल मिश्रा का ले लो, अभी चार्जशीट दाखिल हुई है ना दिल्ली दंगों के मामले में, क्या उन पर कोई आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया? क्या किसी का नाम भी है चार्जशीट में? नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ थे ही नहीं, जिन लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उन लोगों के नाम हैं। तो ये तो टकासिर भाजी टकासिर खाजा वाली कहानी चल रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। वो इस पर क्या कैसे लड़ा जाएगा फिर इन चीज़ों से? देखिए, इससे लड़ने का सीधा सीधा एक ही तरीका और कोई तरीका नहीं है। सरकार मनमानी कर रही है, सरकार अहंकार में है। हम तमाम लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, जो भी लोग हैं, और इसके अलावा भी जो भारतीय संविधान में और कानून में, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को एक बैनर तले आकर के सरकार को बदलना पड़ेगा। जब तक आप लोग सरकार को नहीं बदलेंगे, तब तक आप ये हिंदुत्व की चादर उतार करके नहीं फेंकेंगे, तब तक आप भारतीय संविधान को की रक्षा के लिए एक मंच पर नहीं आएंगे, देश को बचाने के लिए एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले के पास मन में ना तो रहम है और वो सोच करके आया कि मुझे आपका शोषण करना है। आप दूसरी तरफ तो कहते हैं कि EVM से जीत जाती है, तो फिर एक साथ आने का मतलब फायदा? मैं ये कभी नहीं कहता कि EVM से जीती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि EVM से बड़ा घोटाला जो इनके पास में है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस शूद्र को और जिस अति शूद्र को, दलित को, ये कभी मंदिरों में नहीं घुसने देते, जिनको तालाबों पर नहीं चढ़ने देते, रोज आए दिन वीडियो आते हैं, ये उस EVM से ज़्यादा खतरनाक है। वोट के टाइम पर उसको हिंदू बताते हैं, और जब सरकार उससे वोट ले लेते हैं राम मंदिर के नाम पर और बहुत सारे मुद्दों के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। अभी देखे ना आपने दिल्ली मुद्दों पर कितनी बात, दिल्ली चुनाव से पहले कितनी कितनी बातें आई थी, कह रहे क्या नाम है, अगर केजरीवाल की सरकार आ गई तो मुसलमान इतने ताकतवर बन जाएंगे, आपकी बहन बेटियों को घर में से ले जाएंगे, तो मेरी सरकार क्या करेगी अगर मुसलमान हमारी बहन बेटियों को ले जाएं। उनका टारगेट जो है वो कभी हिंदू खतरे में है, कभी पाकिस्तान हमला कर देगा, कभी मुसलमान हमला कर देगा। और ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र में भसला करके वो सारे SC ST OBC को अपने साथ लगा लेते हैं, वोट लेकर सरकार बना लेते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो फिर सबको 4-4 लात पड़ती हैं कि तू दलित है, तू चमार है, तू घटीक है, तू पासी है, तू नाई है, तू भंगी है, तू चूड़ा है। सबको बताया जाता है तुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुझे मस्जिद में नहीं घुसने दिया जाएगा, तू सरकारी अफसर है, तेरी CR खराब कर दी जाएगी, तू मुसलमान है, तुझ पे NSA लगा दिया जाएगा। तो आप नहीं मानते EVM से गड़बड़? नहीं, मैं कभी नहीं मानता EVM में गड़बड़ है। EVM में गड़बड़ जिन लोग को या तो प्रूफ
प्रूफ करे उस चीज़ को कि ईवीएम में गड़बड़ है। और अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो जो लोग सरकार में नहीं वो लोग रोड पर, चाहे तो बहन जी हैं, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे कांग्रेस है, अगर उनको ये लगता है, मैं तो नेता नहीं हूँ ना, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अगर उनको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है तो वो लोग आकर के प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग के घर ऑफिस का घेराव क्यों नहीं करते, वहाँ आकर के बैठे बहन जी 10 लाख आदमियों को लेकर के, कहें कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। जब वही लोग इसको गलत नहीं मान रहे, एक दिन कह देने से चुनाव हार गए कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो ऐसे थोड़ी आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है तो उस आंदोलन को चलाइए ईमानदारी के साथ में, और अगर आप नहीं चला रहे हो तो इसका मतलब आप भी ये मानते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, आप सिर्फ अपने वोटर्स को हिम्मत बढ़ाने के लिए कहते हो कि ईवीएम में गड़बड़ है। तो क्या सर आपको लगता है कि अमित शाह जी जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे देश में? नहीं, मैं तो आप ईमानदारी से जितने लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के एक्टिविस्ट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, लोगों को समझाएं, लोगों को यही बात बताएं कि अमित शाह तो पाँच महीने राज नहीं कर सकता, 5 साल तो छोड़ो, 5 साल ये जो चल रहे हैं ना ये भी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन ज़रूरत है लोगों को अपने अधिकारों के प्रति। नेपोलियन ने एक बात कही थी कि जब लोग अपना हिसाब मांगने लगे, रोजगार मांगने लगे तो उसने धर्म में हिलजा दो, तो हमको धर्म में हिलजा रखा है। अब भी मैं लोगों से कहता हूँ, मैंने लोगों से और भी कई डिबेट्स में कहा, राम मंदिर बन गया ना, धारा 370 हट गई ना, 35 से हट गई ना, अब तो कुछ कामकाज की बात कर लो, अब क्या बनाना है। लेकिन सर जो हमारे जो वोटर हैं, जो SC ST OBC हैं खास तौर पर, उन्होंने तो अपने जो जनप्रतिनिधि चुनकर भेज दिए हैं सदन में, वो क्यों नहीं करते इस काम को? कौन करेंगे? वो क्यों करेंगे? वो किसकी पार्टी से जीत करके गए हैं, किसके टिकट से जीत करके गए? उन्हें अपने आका के प्रति पूंछ भी तो हिलानी है, उनको जो टुकड़ा डाल रहा है उसके प्रति भी तो पूंछ हिलानी है। हमको जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि जो हमने चुन करके वहाँ भेजा है, अगर वो ईमानदारी के साथ में हमारी वोट के साथ में न्याय और मान सम्मान नहीं करेगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र में कि हम आवाज़ खड़ा करें, सवाल खड़ा करो, सवाल पूछें। और मैं कह रहा हूँ कि 131 जो सांसद बैठे हैं SC ST के, अगर वो आपकी आवाज़ नहीं उठाते तो SC ST को तैयार होना चाहिए टमाटर और टंडे लेकर के उनके घरों पर पथराव करने के लिए कि आप हमारे हक के अधिकार क्यों नहीं। जब संविधान जलाया गया, संविधान के विरुद्ध कोई भी काम होता है तो आपको उनकी ज़रूरत है कि आप उनसे सब गरेबान पकड़ करके सवाल पूछें कि आप बोले क्यों नहीं, क्योंकि इसी संविधान की वजह से आप, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से आप यहाँ सदन में बैठे हैं। जब भी दलित और मुस्लिम लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे तो उनको कोई आतंकवादी बताएगा, कोई नक्सलवादी बताएगा। नक्सलवादी वही है जो अपनी बातों को कहता है, अपने अधिकारों को मानता है, कोई नक्सलवादी नहीं है। अपने अधिकारों को कहना नक्सलवादी, तो मैं भी नक्सलवादी हूँ, मैं 1000 बार बोलूँगा कि मैं नक्सलवादी हूँ, अपनी बातों को कहूँगा, अपने अधिकारों को मांगूंगा। सर जो मंत्री हैं कानन हेगड़े जी, वो कहते हैं कि जो BSNL है उसके जो हज़ारों कर्मचारी हैं हमारे देश में, वो ये नौरत्नों में शामिल थी ये कंपनी, और कहते हैं कि ये जो है कंपनी के कर्मचारी हैं देश के गद्दार हैं। एक तरफ वो गद्दार की बात करते हैं जबकि वो कंपनी नौरत्नों में शामिल हुई है, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं ये कंपनियों को जो है बेचने की कोशिश है? नहीं, वो तो कंपनियों को बेच रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यहाँ लोगों को एक रिजर्वेशन का एक जो क्राइटेरिया वो ना मिल पाए, जो 27% OBC को मिलता है और 22% जो SC को मिलता है, 49% जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट कर देंगे तो जो संविधान में हमको सुविधा मिलेगी वो नहीं मिल पाएंगी। ये इनकी चालाकी है कि किसी भी एक कंपनी को ये ब्लैकआउट कर देते हैं और उसको बारे में बताते हैं कि गलत हुआ है और फिर उसको प्राइवेट कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है और ये पूरे देश को बेचने का काम करते हैं। इनके जितने भी साथी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, ये जितने भी लोग हैं वो इनके साथी हैं और वो इनको पूरे देश के अंदर, पूरा देश एक आपदा में है और ये अवसर ढूंढ रहे हैं। तो ये अवसर ये ढूंढ रहे हैं कि पूरे देश की जितनी भी संपदा है उसको प्राइवेट कर दिया जाए और कुछ चंद हाथों में रख दिया जाए, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी की, बहुजन समाज गुलाम हो जाए। फिर दोबारा गुलाम बनाने की रणनीति है और कुछ नहीं है।